अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के एक ताजिर को कैसे अगवा किया जाता है। और पुलिस एक्शन करते हुए मगवी को कैसे बाजियाब करवाती है। 4 मुल्ज़मान हैं जो अगवाकार हैं, जिनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। मगवी को अगवाकारों ने कहाँ पे रखा और क्या कुछ कहकर डराते रहे, ये सब कुछ दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना नौलखा की हदूद में एक वाक़या पेश आता है अगवा बराए तवान का। एक ताजर हैं जहां बराथन रोड पे कारोबार करते हैं, उनको 4 अगवाकार अगवा करते हैं और उसके बाद 40 लाख रुपए की रकम अगवा बराए तवान की मांगी जाती है। मगवी भी हमारे साथ है, मुकदमे के मुद्दईन के बेटे थे वो भी हमारे साथ हैं और उनके भाई छोटे वो भी हमारे साथ हैं। अमजद साहब, आप बताइएगा कि आप छोटा मोटा बकौल आपके कि आप कारोबार करते हैं और ताजर हैं, जी कैसे हुआ आपको किया? और शुक्र है खुदा का कि आपकी जान बच गई, किसी तरह का आपको नुकसान नहीं पहुंचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, तकरीबन कोई 7:10-15 पे टाइम होगा। अपनी बाइक से शॉप को बंद करके निकला हूँ। मार्केट से जब मैं बाहर निकला हूँ तो बुल रोड के ऊपर एक लड़के ने, अगवाकार ने, मुझे रोकने की कोशिश की है, मेरे गिरेबान पे हाथ डालने की। ठीक है। मैंने थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड हल्की सी तेज़ की है, उसके डॉज करने के लिए। मैंने कहा शायद लिफ्ट वगैरह मांग रहा है। और एक अगवाकार उससे आगे खड़ा था, मुझे नहीं पता, मुझे इस प्लान का पता ही नहीं है। सर, मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने बड़ा आगे रश था, गाड़ियों का रश होता है, गाड़ी की ब्रेक लग गई चंद फरलांग के फासले पर ही। जो दूसरा अगवाकार था उसने मुझे यहाँ से गिरेबान से मजबूती से पकड़ लिया। ठीक है। और ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से नीचे गिराया और मैं बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा हूँ। तो वहाँ पे इन्होंने मेरी बाइक खड़ी कर दी है और साथ ही एक वैगनार गाड़ी, जो कि शहबाज नामी लड़का जो मेरा साबका मुलाजिम रहा है, तो ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये पीछे से लड़का भाग के आया दूसरा, और ये 4 लोग थे। ठीक है। मैंने 4 को देखा। तो जब ये वहाँ पे पहुँचा, इन्होंने मुझे ज़द्दोकोब करके, तशद्दुद करके ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। ठीक है। मैंने हेलमेट पहना हुआ था। जब गाड़ी में बिठाया तो ये शहबाज ने गाड़ी को भगा दिया। ठीक है। मोटरसाइकिल आपकी वही फेंक दी? ना, मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी थी। इन्होंने मेरे से चाबी फ़ौरन ली और एक लड़का इनके साथ था जो गाड़ी से पहले बाहर था, वो कहीं और साइड पे खड़ा था। वो गाड़ी मेरी को इनकी गाड़ी के साथ साथ लेके आया। ठीक है। जिस जगह पे इन्होंने मोटरसाइकिल मेरी लेके गया, और जिस नामालूम मुकाम पे इन्होंने जाना था, इनका टारगेट था जो भी। इनके पास असला था, वेपन था? जी, इनके पास असला था। असले के बगैर तो कोई किसी को, मेरा ख्याल है कि ये नामुनासिब बात होगी कि इनके पास असला नहीं था। इतनी बड़ी वारदात के लिए असला ज़रूरी होता है। ठीक है। ऐसे नहीं होता। इनके पास कुछ नहीं था। ठीक है। अगर मैंने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं था। ठीक है। तो वहाँ से ये मुझे एक नामालूम मुकाम पर ले गए। 1 घंटा इन्होंने सड़कों के ऊपर गाड़ी दाएं बाएं 1 घंटा सवा घंटा इन्होंने घुमाई है। इन्होंने मेरे, यानी कि जस्ट बैठते ही इन्होंने मेरे हेलमेट के ऊपर, उसी तरह मेरा शीशा भी बंद था। ठीक है। तो काले रंग की एक चादर थी इनके पास, इन्होंने मेरे वो ऊपर डाल दी, जिससे मुझे सांस की शदीद तकलीफ़ हुई। मैंने इनसे कहा और इन्होंने मेरे पे तशद्दुद किया कि आवाज़ बंद करो अपनी। अच्छा, बोलना नहीं। तो सर, वहाँ से ये गाड़ी भगा के ले गए नामालूम रस्तों पे, घंटा सवा घंटा ये घुमाते रहे मुझे। फिर एक मकान में मुझे लेके गए। वहाँ पे उसके 2 गेट थे। एक घर के अंदर था, एक मेन सड़क के ऊपर था। ठीक है। तो सर, जो घर वाला गेट था वो अंदर से बंद था, ये बाहर वाला ओपन था। एक छोटा सा वाशरूम था वहाँ पे। सर, उन्होंने वहाँ पे जाके मुझे बिठा दिया है ज़मीन पे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर, एक मेरे घर वालों को ज़रा बता दें या मुझे अपना मुतालबा बता दें, जो भी कोई गलती कोताही है, अगर कोई हुई है या कोई किसी का मुतालबा, तो मैं हाज़िर हूँ। इन्होंने मुझे डराना धमकाना शुरू किया कि बैठ जाओ। मोबाइल इन्होंने मेरा जो आप जिस गाड़ी में मुझे लेके गए वैगनार में, वहीं से मुझे छीन लिया था मेरे से। ठीक है। तो इन्होंने मेरे से कोड खुलवा के मेरे से मोबाइल ले लिया। ठीक है। जब वहाँ पे पहुँचे हैं जनाब, तकरीबन कोई 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद
क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं टाइम का बता नहीं सकता, बेटे को सारा पता। तो इन्होंने पहले ही कॉल करवाई कि आप सिर्फ इतना कह दें घर में कि मैं ठीक हूँ। ठीक है। अगर वो पूछें आप कहाँ पे हो तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता। ठीक है। इससे आगे कोई बात नहीं करनी। और ये मेरे ही मोबाइल से कॉल कर रहे थे। अच्छा। और कॉन्फ्रेंस कॉल ले आपके रहे थे। घर वालों? मेरे घर वालों को। इन्होंने मुझे पूछा जी किस नंबर पे कॉल करें। मैंने कहा जी शाहजेब 2 के नाम से एक नंबर है, यहाँ मेरा भाई है मियाँ अब्दुल्ला, उसका नंबर है, आप जिससे मर्जी मेरी बात करवा दें। तो इन्होंने मेरे बेटे के नंबर पे कॉल की। मेरा बेटा रो रहा था हॉस्पिटल में, मी हॉस्पिटल में, सर्विस में, सब वो चारे जलील हो रहे थे कि पापा कहाँ चले गए। घर में कहराम मचा हुआ था। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, मैं शुगर का मरीज़ भी हूँ, वैसे भी प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे अड़ता कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ये पता नहीं अब ये क्या करेंगे मेरे साथ। ठीक है। ये अरसलान नामी लड़का मेरे साथ था। इसने कहा जी बॉस आ रहे हैं 10-15 मिनट में। तो बॉस कौन था? बॉस ये शबाज था। शबाज था जो ये- आपका मुलाजिम था? जो मेरा मुलाजिम साहब का रहा था 2 साल पहले, ये उसको बॉस कह रहा था, मुझे नहीं पता हाँ। कि ये बॉस है, ये बॉस बना हुआ था। तो आधा पौना घंटा गुजर गया तो मैंने इससे कहा जी आप बुलवा लें, मैंने घर भी जाना है, आपका जो मुतालबा है, जो बात है, मैं उसके लिए हाजिर हूँ, आपका अभी यहीं पे वो मसला हल होगा। इन्होंने कहा जी अच्छा बताते हैं जी। फिर इसने मुझे कहा जी वो बॉस नहीं आ रहे, बॉस चले गए गुजरांवाले। अच्छा। वो कहते हैं कोई बात नहीं करनी इनसे, तो कल शाम को मैं गाड़ी भेजूंगा, आपने इसको गुजरांवाला रेफर कर देना। ठीक है। मैं चुप कर गया हूँ। जारी बात है ये ऐसा मामला होता है कि वहाँ पे आप कोई भी बात एक्स्ट्रा या कोई अपनी तरफ से कर नहीं सकते, खौफ तो होता बहुत ज़्यादा है। आपको मैं हुआ। बहुत ज़्यादा खौफ तारी था मेरे ऊपर, मेरे हाथ पाँव का अभी देखे मैं बात कर रहा हूँ काँप रहे हैं। वो इतना डिप्रेशन हुआ है कि ये क्या हो गया एकदम से। किसी के साथ कोई ऐसा मसला नहीं ज़िंदगी में हुआ। तो बस इसने फिर जो दोबारा कॉल करवाई, इसने कहा जी उनसे कहो मैं ठीक हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। उस वक्त टाइम काफ़ी लेट हो चुका था। मैंने मतलब इसको कॉल की बेटे को, बेटा फिर वही बात रो रहा था कि आप ठीक हो, आप है कहाँ पे हो। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। तो जारी बात है अगर गाड़ी ख़राब करने को कहा तो ये मेरे पास पहुँच जाते, मेरी गाड़ी ले जाते, जो भी करते, लेकिन वो ऐसी बात ही नहीं थी। दोबारा उसने मुझे कहा जी 60 लाख रुपया हमने डिसाइड किया, 60 लाख रुपया दे दें। अच्छा, तवान की रकम? तवान की रकम 60 लाख रुपया दे दें तो हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास तो 60,000 रुपया नहीं है, मैं रेंट के मकान में रहता हूँ, मेरी रेंट की दुकान है, छोटा सा ताजर हूँ। नहीं कहता जी आप बहुत बड़े हो, होलसेल डीलर हो, आपका प्रॉपर्टी का बड़ा काम है। मैंने कहा जी मेरा कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं, मेरा छोटा भाई छोटा मोटा काम करता है बैरियर टाउन में, ऐसी कोई बात नहीं है। सर इसने ये कहता है जी मैं बताता हूँ आपको, ये जब बाहर जाता था तो कुंडी लगा देता बाहर से, जब अंदर आना फिर अंदर से लगा देनी। तो सर ये बाहर से फिर दोबारा जब वापस आया ना, इसने कहा जी आप, मैंने उनकी बड़ी मिन्नत की, अपने बाकी जो बंदे हैं वो नहीं मान रहे थे, वो मेरे से नाराज़ हैं, वो मुझे मार देंगे। तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से मना लिया, आप 40 लाख रुपया मांगो। अच्छा, 20 लाख रुपया कंसेशन कर दिया आपने? कंसेशन होगी। वो फिर बेटे से जब कॉल मिलाई तो जारी बात है वो मेरा भाई था, वो घर पे सारा ख़ानदान बैठा हुआ था। तो फिर भाई ने कॉल पिक की, तो भाई को मैंने बताया कि कुछ लोग हैं, इन्होंने मुझे उठाया, मैं इनको नहीं जानता, मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, ये 40 लाख रुपया मांग रहे हैं। फिर उसने भाई से बात की कि आप 40 लाख रुपया दे दें। तो मैंने कहा हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आपकी मेहरबानी को तवान की रकम जो है ना वो कम करें, और मेरे भाई को कुछ नहीं कहना, जो भी होता है। रो रहा था, उसने सारा कुछ किया, लेकिन वो उनके दिल में कोई रहम नहीं था। ये दरिंदे लोग, उनको क्या पता है किसी के क्या जज्बात होते हैं, एहसास होते हैं। वो इसी तरह बस फिर दोबारा कॉल की, 40 लाख रुपए तवान का मुतालबा किया, और साथ में ये भी कहा कि अगर 4 बजे तक आपने पैसे ना दिए तो फिर मियाँ अमजद जाने और अल्लाह जाने इसका क्या बनना है, क्या होना है, इसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं। ये अरसलान लड़का जो है, ठीक है। और कॉल मेरे मोबाइल से कर लेते। ठीक है। भाई ने फिर मिन्नत तरला किया कि थोड़ा सा टाइम भी दो और थोड़ी सी पेमेंट भी कम करो, हम नहीं दे सकते, कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से पैसे कम करो। मेरे भाई को कुछ नहीं कहना आपने, कोई किसी किस्म की आपकी मेहरबानी, ये वो बस इतनी बात करते थे, फ़ोन काट देते थे। उसके बाद सर जब सुबह मैंने ज़ोहर की असर की नमाज़ मैंने पढ़ी है ना, नमाज में वहाँ पे सुबह भी पढ़ी, नफल भी पढ़ता रहा। तो वो मैं जब नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ ना,
तो कहते जी मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, आखिरी दफ़ा कॉल 40 लाख रुपया, 4 बजे के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपके साथ क्या होना है। अच्छा। मैं वहाँ पे क्या कह सकता था, मैंने कहा ठीक है भाई कर लो कॉल। मेरे अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह की मेहरबानी हुई, मेरे बहन भाइयों की बेटों की दुआएं, ये मेरा बेटा भी हाफ़िज़ कुरान है, मेरी वाइफ भी हाफ़िज़ कुरान है, अल्लाह का बड़ा फजल है। मेरे भाई ने भरपूर कोशिश की, अल्लाह ने रास्ता निकाला। और मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ पंजाब पुलिस का, कामरान साहब का, SHO नौलखा, DSP DIG SSP साहब, भरपूर इन्होंने कोशिश की, लोकेशन को कंट्रोल किया कि कहाँ पे आया हूँ मैं, ऐसा सारा पूरी एक टीम वर्क किया इन्होंने, बड़ा हार्ड वर्क करके। और फिर इन्होंने मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा ऑपरेशन करके बाइज़्ज़त तरीके से और बाहिफाजत मुझे वहाँ से इन्होंने निकलवाया। और ये 2 मुलजमान मौके से पकड़े गए हैं और 2 फरार हैं। 2 फरार है। अच्छा अच्छा, यह सब ये बताया कि जब अगवा होता है इंसान तो एक खौफ वैसे ही होता है, पता नहीं क्या होना है। बहुत ज़्यादा। तो ये आपको कुछ और तरीके से भी डराते थे, कोई मार पीट के अलावा कुछ बातें भी ऐसी करते जी? ऐसी बातें इन्होंने की हैं। ये जो लड़का अरसलान है, ये कहता है जी मैंने 4 बंदे पहले कत्ल किए हैं, अच्छा अब आपकी बारी है। और लाहौर से जितने बंदे कोई अगवा होते हैं मुझे पता है वो कहाँ पे जाते हैं। अच्छा। तो मैंने ससरी से पूछ ही लिया, मैंने कहा कहाँ जाते हैं? चलो मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा, ज़िंदगी मौत तो पता नहीं बचना है, मैंने नहीं बचना। चलो इसने कहा जी गुजरांवाला में जो बड़े बड़े होटल है ना, उनमें इंसानी गोश्त पकता है। अच्छा। लोग वहाँ बड़े शौक से खाने आते हैं, इस बात का किसी को पता नहीं है। लोग कहते हैं जी बहुत अच्छी कढ़ाई बनी है। तो मैंने काफ़ी इंसानी होता है जी इंसानी गोश्त होता है। तो मैंने काफ़ी बंदे वहाँ पे भेजे अभी तक। तो मैंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए अभी तक तमाम लोगों से हासिल किया। 2-3 बंदे मैंने अल्लाह के खौफ से छोड़े भी हैं। अच्छा। तो कल शाम को गाड़ी आनी है, आपको भेज देना है। डॉक्टर से भी बात हो गई है, गुर्दे आपके लहदा बेचेंगे, किडनी ये वो सारा कुछ आपका, आंखें लहदा बिक जाएंगी। अच्छा। बाकी गोश्त आपका वहाँ पे पकेगा, लोग खाएंगे। अगर 40 लाख रुपया ना दिया तो फिर आपके ऊपर तो और तो सर मैं ये अरसलान लड़का गवाह इस चीज़ का कि मेरे जो आत्मा होते ना वो उनकी जो ये ऐसे मतलब कांपना शुरू हो गया, रुक ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे। वाइब्रेशन हो गई मेरे पूरे जिस्म के अंदर। और बस कुछ खाया पिया भी नहीं था, कुछ मतलब क्या खाना था, कुछ चीज़ अंदर जाए। ऊपर से मैं शुगर का मरीज़ था। तो सर आप बेहतर समझ सकते हैं मेरी क्या हालत होगी। अच्छा, ये बताएं कि जब आप अगवा हुए थे और इनके पास थे आपको इन्होंने पकड़ा हुआ था, तो लगता था कि पुलिस कुछ ऐसा करेगी कि आपको बाजियाब करवा लेगी? देखें अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, मैं अपने रब पे भरोसा करता हूँ। ये शुरू से मेरा एक तरीका है, किसी बंदे पे भरोसा नहीं, मुझे अपने रब पे भरोसा है। मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ, वैसे भी 5 वक्त पढ़ता हूँ। मैंने ना कभी किसी के साथ ज़्यादती की है, ना मुझे कोई ऐसी कोई मेरे अंदर आदत है, ना मैं नशा करता हूँ, ना मेरा दोस्त ही कोई नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। मैं जब अपने घर जाता हूँ, घर से मैं कभी बाहर निकला ही नहीं। मेरा फ़ोन है, मेरे बच्चे लिए फिरते हैं, कोई टेंशन नहीं। जब मैंने किसी का देना नहीं, कोई मेरे अंदर ऐसी मैंने अपने अंदर कोई कमी कुताही पाली नहीं है कि जो मेरे वजह से मेरे बच्चों का सर जो है ना शर्मिंदगी से नीचे हो जाए, मेरे ख़ानदान वालों का। मैंने ऐसी अपने अंदर कोई चीज़ नहीं पाली। मैं साफ़ सुथरा आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब मैंने नमाज़ पढ़ी ना असर की, अल्लाह शाहिद जानता है, मुझे इल्हाम हुआ, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई है मुझे कि मियाँ तू परेशान ना हो, चंद मिनट बाद इस बंदे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और तू आज़ाद हो जाएगा। वाह। अल्लाह शाहिद जानता है, मुझे इल्हाम हुआ है, बाकायदा मुझे आवाज़ आई है मेरे कान में कि इंशाल्लाह तू गुनहगार नहीं है, तूने कोई गलती नहीं की, इंशाल्लाह ताला तू बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। और वो लोग तेरे बहुत करीब पहुँच चुके हैं जो तुझे यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, यह सब ये बताएं कि मुलजिम जो है वो कहते हैं आपसे उन्होंने 30 लाख रुपया लेना है, शमाज जो है वो कहता है। और दूसरा वो ये भी कहता है कि आप उसको पैसे दे रहे थे, थोड़े थोड़े करके दे रहे थे, आप कहते हैं वो आपका मुलाजिम था। इसमें कितनी हकीकत है? सच्ची बात ये है सर कि ये आया मेरे पास मुलाजिम ही है। अच्छा। ठीक है। इसके बाद इसने यानी कि वो कहते हैं ना कि मछली सारी ज़िंदगी पानी में गुजारती है। जब बंदा उसको पकड़ता है ना पकाने के लिए, 100 दफ़ा भी धो लें
उसको पकाएं, स्मेल नहीं जाएगी। हाँ। ये वो गंदी मछली है। इसको वहाँ पे खाना मेरी तरफ से फ्री, इसको एवरीथिंग सहूलतें, पेट्रोल, बेलॉस, सिर्फ काम सीखने के लिए है। इसने वहाँ पे बड़ी गलत हरकत की जो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता। मुख्तसर किस्सा कि इसके बाप ने मिन्नत तरला किया और 10 लाख रुपया दिया कि जनाब ये हमें जो चाइना से माल मंगवा के ना इसको पहली दफ़ा मंगवा के दो और ये बेचे, इसको को आदत पड़े। हम इससे बड़े तंग हैं, मरने वाले भी इससे तंग हैं, रिश्तेदार भी इससे तंग हैं। तो आपकी मेहरबानी, मैंने उनको बताया इनकी सारी करतूतें कि ये काम नहीं सीख रहा, मैंने लिख के भी दिया है, सारा कुछ किया है, ये कुछ नहीं करता। आपकी मेहरबानी, खुदा का नाम, आप इसको ले जाएं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कर रहा हूँ काम। उनका जी हमारा आप सेपरेट सामान मंगवा दें। मैंने सामान मंगवा दिया। वो जब पोर्ट पे पहुंचा है लाहौर, वो मुझे कॉल आई कि आपका सामान आ गया है। मैंने इससे कहा भाई ये उसकी पर्ची है, जाओ पैसे दे के अपना सामान ले आओ। कोई पैसा नहीं जी। दुकान का रेंट था, उसमें भी यानी कि आधा इसने देना था। एक इसने मेरे से गोदाम दिलवा दिया किसी बंदे से, जी मुझे गोदाम भी ले दे। गोदाम का भी कोई रेंट नहीं, सफाई वाले का कोई पैसा नहीं, चौकीदार का कोई पैसा नहीं। मेरी दुकान का 15,000 रेंट है, उसका आधा कोई नहीं। वो जो पैसे वहाँ पे 2-2.5 लाख 3 लाख बना, वो भी कोई नहीं। कर लेंगे, दे देंगे। और ये मुसलसल मेरे से डेली वेजेस पे हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मेरे से पैसे ले ही जा रहा है। मैंने थोड़ा सा गौर नहीं किया, ये 5 से 6 लाख रुपया 10 लाख में से मेरे पहले ले गया। ठीक है। उसके पैसे भी मैंने भरे, वो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है। वो गोदाम का किराया मुसलसल मैं ही दे रहा हूँ। ठीक है। सब बाकी भी सारे मामला तो मैं ही कर रहा हूँ। ये हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन आया, इससे ज़्यादा आया ही नहीं। कभी मैं गटर में गिर गया हूँ, कभी मुझे दर्द हो रही है, कभी मुझे बुखार है। असल में ये मेरी आदि मुजरम होगा, ये मेरा सारा बायोडाटा चेक कर रहा था, इसकी इनकम क्या है, ये क्या करता है, कैसे करता है। वो तो अब चीज़ समझ आई ना सामने बात में। तो इसने फिर ये जब इसको ये पैसे दिए, सारा कुछ हुआ, इसके बाप को बुलाया, इसके बहनों को बुलाया, तो भाई ने इनके साथ बैठ के बात की कि यार ये ऐसे करता है ये। बहरहाल वो 2-4 माह का 5 माह का इनके साथ टाइम हो गया। उसके बाद सर अभी रिसेंटली 1.5-2 माह पहले मेरी वालदा की डेथ होगी, मेरे पिछले हफ्ते मेरे मामू की डेथ होगी, उससे पहले उनकी वाइफ आउट होगी। हम वो आप समझते हैं ख़ानदानी मामला क्या होते हैं, फिर सदमा क्या होता है, ये कैसी। तो हम उसी ट्रायल में रहे। दुकान 2-2 हफ्ते बंद रही है, कारोबार के हालात घूमते चेंज होने के, आपको पता है क्या हालात बने हुए हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे इनके ना रखने थे ना रखने का, हमने क्या करने यार, अल्लाह पाक अपने घर से दे, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो हमने को, लेकिन इसने मेरी दुकान से भी मेरा माल भी कुछ आगे पीछे किया। फिर मैंने दस्ती अपने हाथ से इसका लिखा हुआ 2.5-3 लाख रुपए का फ्रॉड पकड़ा है। यानी कि कोई लेन देन का कोई मामला इशू नहीं है। अब कोई पैसे आपने इसके नहीं दे दिए? जी। अच्छा जी, ये माइक दीजिएगा। आप बताएं भाई, आपने ये वारदात कर दी। आप बताएं जी, जब आप वालिद आपके गायब हुए तो फिर आपको कॉल आई, आपके नंबर पे कॉल आई पहली, तो क्या कहते थे मुलज़मान, कितना पहले मुतालबा किया सामान का, फिर पुलिस के साथ आप राब्ते में थे, कैसा पुलिस ने ताउन रखा आपके साथ? सर हमें ना फ़र्स्ट कॉल इनकी आई तकरीबन 12:46 के अराउंड रात को। तो मैं उस वक्त थाने में ही मौजूद था, थाना नौलखा में, जब इनकी पहली कॉल आई। तो मैंने इनसे पूछा कि अबू आप ठीक हैं, मैं आपको बड़ी देर से हम ढूंढ रहे हैं सारे हॉस्पिटल्स में और हर जगह। तो इन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं ठीक हूँ, तो मेरी ना गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा आप इस वक्त कहाँ पे हैं? कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। बस इतनी बात ही हुई ASI साहब के सामने। तो इनका फ़ोन बंद हो गया, वहाँ पे पावर ऑफ हो गया। उसके बाद भी हम काफ़ी देर वहाँ ट्राई करते रहे बैठ के। फिर साथ ही हमने एप्लीकेशन वहाँ दे दी और FIR के लिए। ठीक है। तो उसके बाद फिर मुसलसल 4 बजे के अराउंड फिर दूसरा फ़ोन आया। फिर वो उसके बाद मुसलसल 3-4 फ़ोन आते रहे जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं। इनके नंबर से कॉल थी? नहीं, नंबर पे कॉल आती थी, नंबर पे कॉल आती थी इनकी। और उसके अलावा जो पुलिस का रिस्पांस था वो तो बहुत एक्टिवली उन्होंने रिस्पांस किया, हमारी सारी बात सुनी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से जो इनका टीम वर्क था वो बहुत अच्छा था। और
सुबह से कमरान साहब जो हैं, उसके बाद डीएसपी साहब हैं, वहाँ के एसएचओ साहब हैं, उन्होंने बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स किया है। उसके बाद में रेड वगैरह की हैं और 4 बजे के अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया था इनके। ठीक है। अच्छा भाई, आप बताइएगा कि जब पुलिस ने रेड किया, पता चल गया कि कहाँ पे ये हो सकते हैं, तो आप उस रेड में साथ गए थे? जी, मैं साथ गया था। एक फ़र्स्ट कॉल जो उन्होंने इनको की थी वो सिर्फ पापा ने बताया था कि ये गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई। उसके बाद तवान के लिए जो कॉलें आई हैं वो सारी मैंने अटेंड की थी। ठीक है। पहली कॉल इनकी आई है 3:53 पे, जिसमें भाई ने बात की कि ये कुछ लोग हैं, ये मुझे लेके आए हैं और ये कह रहे हैं कि 40 लाख रुपया दे, नहीं तो आपको 4 बजे तक मार देंगे। तो मैंने कहा जी इनसे किसी एक आदमी से बात करवा दें मेरी। तो इन्होंने कहा, इतनी देर में उन्होंने फ़ोन इनसे पकड़ के पावर ऑफ कर दिया। दूसरी कॉल फिर उन्होंने मुझे की है सुबह 8:32-33 पे कॉल आई है, जिसमें पहले भाई ने बात की और साथ फिर ये लड़का अरसलान या जो भी था उसने कहा जी 40 लाख रुपए है। मैंने कहा यार हमारे पास इतने पैसे नहीं, आप थोड़े से कम कर लें या कुछ करें। उन्होंने कहा जी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसकी कोई और पार्टी है, हम आगे सिर्फ पार्टी हैं। किसी और के कहने पे हमने उठाया, उनकी डिमांड है 40, 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। और दूसरी बात, 4:05 पे भी हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। 4:01 भी नहीं होना चाहिए, 4 बजे हमें पूरा 40 लाख रुपया चाहिए। ठीक है। ये कॉल सुन के और फिर हम उठ के थाने की तरफ गए हैं। उतनी देर में सब ये रिकॉर्डिंग वगैरह इन्होंने लगा दी हुई थी, क्योंकि एक कॉल का बता दिया था कि तवाना के लिए कॉल आ गई। फिर इनकी जो लास्ट कॉल इनकी बात हुई है वो हमारी थाने में हुई है, जिसमें इन्होंने वो तकरीबन 10 बजे के राउंड अबाउट इन्होंने कॉल की है। वो काफ़ी लंबी कॉल थी, जिसमें मैंने इनके काफ़ी तरले किए कि आप थोड़े से पैसे कम कर दो, ये वो। इन्होंने जब कह दिया ना कि पैसे कम हो ही नहीं सकते, मैंने कहा चलो फिर आप ऐसा करो, पैसे कम ना करो, अब थोड़ा सा हमारा टाइम 6 बजे तक 7 बजे तक का कर लो। थोड़ा टाइम ये उस वक्त इतने जलाद बने, कहें 4:05 भी हुए तो फिर अल्लाह जाने और रंजन साहब जाने। अच्छा। हमें 4 बजे ही पैसे चाहिए। ये कॉल जो आखिरी ये थाने में सुन रहे हैं, सब पास सब बैठे हैं। ठीक है। वो कॉल के बाद फिर वो इनकी आखिरी कॉल थी। और फिर अल्लाह ने, पंजाब पुलिस ने इतनी हिम्मत की, ये अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी करे, इन्होंने अपने सोर्सेज यूज़ करके आउट ऑफ वे जाके बहुत ज़्यादा मेहनत की और माशाल्लाह 3 बज के मेरे ख्याल में कोई 43-44 मिनट पे हमने भाई को बाजियाब कराया। तब हम एक लम्हे में हम साथ थे, जब शहबाज को उठाया, जब उसको थाने में दोबारा ले गए, जहाँ उसने जब निशानदी की जहाँ से जाके लिया। ठीक है। ये अगवाकार जो थे, किस तरह से इन्होंने अगवा की वारदात की, मगवी का बयान भी आपने उनकी ज़ुबानी सुना, पीछे भाई का और बेटे का क्या हाल था, किस तरह से रब्ता रहा, ये सब कुछ आपको इनकी ज़ुबानी हमने सुनवाया। लेकिन मगवी का कहना यह है कि इस तरह के वाक़यात वो सुनाते थे कि इंसानी अज़ा जो है, इंसानी गोश्त जो है, उसके टुकड़े करके वो गुजरावाला के एक होटल में बेच देंगे और वहाँ पे लोग ऐसा गोश्त खाते भी हैं। इस तरह की बातें करके मगवी को जो है डराते धमकाते रहे। और क्या कैफियत हो सकती है, यकीनन इन्होंने आपको अपनी ज़ुबानी बताया। अब हम आपको दिखाते हैं, आपको सुनवाते हैं कि अगवागार क्या कहते हैं, कि उन्होंने अगवा क्यों किया जो पुलिस की हिरासत में है। नौलखा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अगवाकारों को गिरफ़्तार किया है, उनके पास है हम, और किस तरह से अगवा किया मगवी को, कैसे पुलिस ने जो है बाजियाब करवाया, ये सारी तफसील भी हम जानेंगे। सबसे पहले अगवाकारों से बात करते हैं। क्या नाम है अभी तुम्हारा? शहबाज अली। शहबाज ऊँची बोलो। शहबाज अली। कितने का रहने वाला है? नैनसो। नैनसुख का रहने वाला है। की करना है? सर मैं कार चलाता हूँ। केड़ी कार? अपनी मेरी कार है वैगनआर। किधर से चलाना है? करीम उबर। करीम उबर से चलाना है। तो शादीशुदा है? हाँ जी। किन्ने परचे पहले गए ने तेरे? कोई परचा नहीं है। कोई परचा नहीं हैगा। तो किस तरह अगवा करने का प्लान बनाया? तू की सोचा? 40 लाख रुपया ही रकम मंग ली तू?
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੱਸ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੀਆਂ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਮਜਦ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਗਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰ। ਵਿੱਚ? 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪੈਨਲ ਅਸੈਸਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਅਟੈਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 30 ਬਾਅਦ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ 500 ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸਰ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ 1.5 ਕੰਮ ਸਾਲ। ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 10,000 15,000 ਮਹੀਨੇ। ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ? ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਪੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ? ਤੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ ਸਰ ਨਾ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਲਿਖ ਪੜਤ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੋਈ- ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਟਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਸਾਫ਼ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਾਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ ਸਬੂਤ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼। ਚੁੱਕੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਨ ਪੈਸੇ। ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? ਅਗਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਅਰਸਲਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਰ? ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਨੈਂਸੋ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੁੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ 30 ਲੱਖ ਸੀ, 2-2.5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਣ ਤੂੰ 40 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਇੰਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਜਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਆਪ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 11-12 ਵਜੇ ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਅਰਸਲਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਵਾਨ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰ। ਹਾਂ ਦੱਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰੋਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਨਾ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਮਜਦ ਆਪ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਡੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨੈਣ ਸੁੱਕ ਆ ਗਏ। ਨੈਣ ਸੁਖੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ? ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਵਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ? ਰੰਗ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਹੈ 22-24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਬੂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਲਏ ਸੀ, ਯਕਮੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੇਗੀ? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਭਾਰ ਲੱਥ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਰਸ, ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ। ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਬਈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਣ ਦੀ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਬੜੇ ਸੋ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਕਮ ਮੰਗ ਲਈ। ਸਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਵਾਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਮਿਲਣਗੇ? ਪਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ, ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਈਏ? ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਰੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਮਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਦਰੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸਖੀ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ। ਸਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ? क्यों भाई दस? हाँ जी ये वो मुल्ज़मान है जी जो अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और आपने किए पे पछताने के साथ साथ ये तवक्को करते हैं कि जो मुद्दई है, मगवी है, जिसको इन्होंने अगवा किया, वो इन्हें माफ़ कर दे।
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नौलखा कामरान साहब है जी हमारे साथ। इससे पूछते हैं कि जो अगवाकार है उनको कैसे गिरफ्तार किया और मगवी को कैसे आज़ाद करवाया गया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब ये बताइएगा, जो अगवा बराए तवान होता है ये तो बड़ा हीनियस क्राइम होता है और चंद घंटे के बाद ही आपने मुलजमान को गिरफ़्तार भी कर लिया और मगवी को आज़ाद भी करवा लिया। किस तरह से ये सारी कार्रवाई अमल में लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो अगवा बराए तवान के जो मुकदमात हैं ये पुलिस की कैपेबिलिटी और उसकी जो कारकर्दगी है इसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है और अल्लाह ताला के फजल करम से हम इसमें खरे उतरे। बेसिकली ये जो इंसिडेंट है ये 26 और 27 दिसंबर की दरमियानी रात का है कि मगवी जो है मियाँ अमजद वो हस्ब मामूल जो है वो दुकान बंद करके अपने घर के लिए जा रहा होता है, तो उसकी वजह से सारा इंसिडेंट होता है जिसका हमें बाद में पता चलता है। असल में रात 11:15 बजे 1 पे कॉल होती है। कॉलर जो है वो मगवी का बेटा होता है। एप्लीकेशन जब वो थाने में लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर FIR दर्ज होती है और तफ्तीश हमारे सुपुर्द हो जाती है। रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब इनको जो मुद्दई मुकदमा है शाहज़ेब जो मगवी का बेटा है उसी के नंबर पे कॉल आती है, उसके वालिद के नंबर से, और अगवाकार जो है वो उनसे 40 लाख रुपए का मुतालबा करते हैं। फिर और उनको ये टाइम देते हैं कि शाम 4 बजे तक का टाइम है, अगर 4 बजे तक आप अरेंज ना कर सके तो जो आया आप संगीन नताइज भुगतेंगे। उसके बाद ये सुबह तकरीबन 4-5 बजे दोबारा फ़ोन करते हैं और तीसरी कॉल इनकी जो है वो सुबह 8-9 बजे आती ठीक है, करीब आती है कि पूरा साथ हो। तो ये FIR हमारे पास आती है तो हमने देखना होता है कि एक ट्रेल बनानी होती है, एक लिस्ट बनानी होती है कि कौन से बंदे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है जितने भी हमारे पास नाम या फ़ोन नंबर्स आए हमने सबको लोकेशन उसकी ट्रैकिंग पे लगा दिया। तो उसमें जब हमने मगवी की लोकेशन ली तो वो भी शदरा की आ रही थी और जो मेन अक्यूज़ड है शहबाज उसकी भी लोकेशन जो है शदरा की आ रही थी। तो उसके लिए हमारा जो ज़्यादातर जो है वो जो तफ्तीश का जो झुकाव था या जो रुख था वो शहबाजी की तरफ रहा। ठीक है। अब मसला ये था कि जो मुद्दई फरीक है वो शहबाज को डायरेक्टली नहीं जानते थे, जान पहचान थी लेकिन वो उनके ऊपर उस सिचुएशन में कभी भी एतबार ना करता। तो उसके एतबार को हासिल करने के लिए हमें किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत थी कि जिसके कहने पे वो फौरी प्रॉम्प्ट जो है रिएक्शन दे और वो आ जाए। ठीक है। उसके लिए हमने इनके एक रिलेटिव है उसको लूप में लिया, उसके इत्माद में लिया, उनको साथ लेके चले और उसकी जो है मुलज़िम से बात करवाई। तो उसने बताया कि जी मैं नैन सुख मौजूद हूँ। उसकी बात को जस्टिफाई करने के लिए जब हम उसकी लोकेशन ली तो वाकई नैन सुख में मौजूद था। फिर हमने वहाँ से मुलज़िम जो शहबाज है उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसकी जब इंटरोगेशन की तो वो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा मगवी तक पहुँचने में। ठीक है। उसकी निशानदेही के बाद फिर हमें वो एक नैन सुख के पास ही एक देहाती सा एरिया है, इतना ज़्यादा वेल पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, वहाँ एक कमरा था बैठक टाइप, वहाँ से हमने मगवी को बाज़ियाब किया। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, इनसे मुलज़िम से क्या कुछ बरामद हुआ है, असला बरामद हुआ और कितने लोग थे अगवाकार? जी अभी तक इसमें जो है जो सो फार अभी जो हमारी तफ्तीश में जो सामने हैं वो 4 मुलजमान हैं। ठीक है। 2 अरेस्ट हो चुके हैं जबकि 2 इशफाक और जो हमाद हैं वो फ़रार हैं। ठीक है। तो वेपन अभी सरेदस्त मगवी के बयान के मुताबिक तो वेपन मौजूद था लेकिन अभी हमें तक नहीं मिला। हो सकता है वो जो 2 बंदे फ़रार हैं उनके पास मौजूद हो, इंशाल्लाह उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम छापे हुए। अच्छा कामरान साहब, यकीनन जब किसी को अगवा किया जाता है तो अगवा करने के लिए असला इंतहाई ज़रूरी होता है, वरना अपनी मर्ज़ी से तो कोई अगवा होता नहीं है। तो जो मुलजमान हैं उन्होंने कोई इब्तदाई बयान में बताया कि उन्होंने वेपन कहाँ से लिया और जो 2 मुलजमान फ़रार हैं वो किस तरह से हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है पुलिस के पास? जी सो फार जो वेपन के हवाले से बात है वो जो 2 फ़रार मुलजमान हैं उनके पास इशफाक जो लड़का है उसके पास वेपन की मौजूदगी हो सकती है क्योंकि वो प्रीवियस रिकॉर्डेड है। अच्छा। और ये जो तीनों दोस्त हैं आपस में, 4 मुलजमान जो को अक्यूज़ड हैं इन सब के, और इन 4 ने ही प्लान किया था और फिर सारे मामले को एग्जीक्यूट किया। अच्छा कामरान साहब, पुलिस के लिए बड़ा होता है, ये चैलेंज होता है कि अगर अगवा का कोई इस तरह का केस आए तो मगवी की जान को ख़तरा हो सकता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो है कोई इस तरह का थ्रेड था, घर वालों को कहते थे या पुलिस कोई इन्फॉर्मेशन थी कि अगर खुदा न खास्ता जिस टाइम पे रकम 40 लाख रुपए मांगी जाती है तो मगवी को कोई नुकसान ये देने का इरादा रखते थे या कोई मारपीट इन्होंने वैसे की थी? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। अब आपने मुलजमान से भी इंटरव्यू किया है, बिल्कुल इसमें 110% शुबा था कि वो जो मगवी है उसको जानी नुकसान पहुंचा सकते थे। उसकी 2 रीज़न है। एक तो हिमसेल्फ उन्होंने खुद इनको वार्निंग दी थी, एक डेडलाइन दी थी कि 4 बजे तक का टाइम है, उसके बाद जो भी संगीन नताइज हैं वो आप फेस करेंगे। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मगवी है और जो मेन मुलज़म शहबाज हैं ये एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं। ठीक है। और
एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक जुर्म करने वाले मुलज़िम को पता है कि जिसके साथ मैंने ये इंसिडेंट किया वो मेरा रिश्तेदार है, तो वो कभी भी वो इसको जिंदा सलामत उन्होंने कभी भी इसको नहीं छोड़ना था, तो बल्कि उसने अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इनको जानी नुकसान पहुँचाना था। एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू है जी हमारे साथ। और साल 2023 का पहला अगवा बराए तवान का केस है जो सिटी डिवीजन पुलिस ने हल कर लिया। टीपू साहब, आपको एक तो मुबारक हो कि अगवा बराए तवान बड़ा हीनियस क्राइम जो है वो जाना जाता है, और पहले साल का, नए साल का पहला केस है जो इतना हीनियस क्राइम था। किस तरह से मुलजिम गिरफ्तार हुए और अगवा होने वाले शख्स को कैसे बाजियाब कराया गया, थोड़ी तफसील बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अगवा बराए तवान जो है आपने सही कहा कि पुलिस की बुक्स में बड़ा ही हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। और अमजद नामी बंदा जो ब्रांसर्ड रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक स्टोर है जिसका, ही यूज्ड टू वर्क ओवर देयर, तो वहाँ उसको उसी के ही डिस्टेंट रिलेटिव्स किसी अनाथ की वजह से उसकी दुकान के बाहर से शाम को अगवा करके ले जाते हैं, और लेटर उसी के ही नंबर से उसकी फैमिली को तवान 40 लाख रुपए की डिमांड की कॉल्स करते हैं। तो हमें रिपोर्ट हुआ, पुलिस को केस रिपोर्ट हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जब तवान का एलिमेंट हमें जैसे पता चला तो वी गॉट वेरी अलर्ट, और हमने इसको बड़ा ही पर्सनली, मैंने और मेरी टीम ने इसको परसू करना शुरू किया। और हमारे पास इनिशियली बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था, कोई अपनी फैमिली को भी उनको नहीं मालूम था कि इसकी रीज़न क्या हो सकती है। जब उसकी फैमिली को हमने इंटेरोगेट किया, डिग आउट किया, को हमें बीच में क्लू मिले, तो वी गॉट टू नो कि एक इन्हीं के जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं उनके साथ इसका पिछले कुछ अरसे से मॉनिटरी बेसिस के ऊपर पैसों के लेन देन के ऊपर तनाज़ा चलता आ रहा था। तो प्रॉबेबली वो इस तरह कर सकते हैं। तो हमने उनको टेक्निकली ट्रेस किया, उनके वेयर अबाउट्स इसी के मुदई की फैमिली, मुगवी की फैमिली के ज़रिए हमने जब पता करने शुरू किए और टेक्निकली उसको कोरबोरेट किया, तो वी गॉट टू नो कि वो किस जगह पर बंदा, उसकी टेक्निकली लोकेशन ट्रेस आउट की। तो इस तरह हमने जो मुलजिम उसका शहबाज था नंबर 1, उसको अरेस्ट किया। उसी की ही आगे निशानदेही के ऊपर उसका अपना दोस्त जिसको उसने साथ मिलाया हुआ था इस इंसिडेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, अरसलान नामी, उसको अरेस्ट किया। और इन दोनों को जब हमने इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर हमें असल मुगवी जो अमजद नामी है उसके वेयर अबाउट्स इन्होंने हमें बताए। एक बंद कमरे के अंदर शादरा की हदूद में उन्होंने उसको अगवा करके रखा हुआ था और वहाँ बांधा हुआ था, बड़ी पैथेटिक कंडीशन में रखा हुआ था, और उसी के नंबर को ही ऑफ एंड ऑन यूज़ करके उसकी फैमिली को अगवा के बाद तवान की कॉलें कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी टेक्निकली, अल्लाह की मदद से हमने टेक्निकली थोड़ी एफर्ट करके उसे सारा वर्कआउट करके और मुलजिमान को भी अरेस्ट किया और मुगवी को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा लिया। ठीक है। अच्छा उस्मान साहब, होता ही है कि जब अगवा बराए तवान का कोई केस आता है तो जो अगवा होने वाला शख्स है या कोई उसके रिलेटिव है उनको फ़ोन कॉल ये आती है कि अगर पुलिस को इतला दी तो नुकसान हो सकता है, बंदे को मारा जा सकता है। और इसमें होता है कि लोग पुलिस को नहीं बताते हैं, और पुलिस वाले भी ये चाहते हैं कि थोड़े से पैसे दे के उसको मुगवी को आज़ाद करवा लिया जाए तो उसके बाद मुलज़मान तक पहुंचा जाए। तो कोई इस तरह का भी थ्रेट था इस केस में कि जो अगवा होने वाला शख्स है उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है जानी तौर पे, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई, आपको फेस करना पड़ा? जी बिल्कुल, ये एलिमेंट बिल्कुल इस केस में भी मौजूद था। उसके जो बेटे को कॉल तवान की आई, उसमें अगर उन्होंने ये बिल्कुल क्लियरली कहा हुआ है कि अगर आपने पुलिस को रिपोर्ट किया या पैसों का आज के दिन में अरेंज ना किया तो उन्होंने बुरे नताइज का उनको अंदिया दिया था और उनको थ्रेट किया था। तो ये बिल्कुल हमारे पास ये भी एलिमेंट था और हमारे लिए एक चैलेंज था ये केस। जिस तरह मैंने कहा, बड़ा सीरियस ऑफेंस होता है अगवा बराए तवान, वी हैड टू वर्क इट आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा स्मार्टली टेक्निकली बंदों को इस तरह केस सॉल्व करने की तरफ टीम बनाई कि खुदा ना खास्ता को अगर वो बैड रिपरकशंस आगे से कुछ वो करते भी हैं तो हमारा मुगवी जो है वो सेफ़ रहे और हम इस केस को सक्सेसफुली वर्कआउट कर सकें। अल्लाह की मेहरबानी से वी डिड दैट। अच्छा उस्मान साहब, होता ही है कि जब भी अगवा का केस ऐसा आता है अगवा बराए तवान का, तो अगवा करने वाले जो है, अगवाकार जो है,
वो जानने वाले होते हैं, अजीज़ होते हैं, इन्फॉर्मर होते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर हम इस शख्स को अगवा करेंगे तो ये पैसे अदा कर सकता है, इसके पास पैसे हैं। तो इनका कोई ऐसा रिलेशन, कोई फैमिली रिलेशन या कोई दोस्ती या कुछ ऐसा पहले से था? क्योंकि जब अगवाकार गिरफ़्तार होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाते हैं कि हमने पैसे ले लिए थे, हमने ऐसे करना था, हमने वैसे करना था, जिस तरह से ये मुलजिम भी कहते हैं। तो इनका कोई रिलेशन था? इन्होंने प्लान कैसे बनाया? क्या इनके ज़हन में ऐसा आया? जी बिल्कुल, नंबर वन ये डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं। ठीक है। मुगवी के इन लॉस की तरफ से ये दूसरी जो अगवाकार हैं ये उसके डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, बट फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। और इनका कारोबार के लेन देन के सिलसिले में भी इनका आपस में मॉनिटरी डिस्प्यूट था। ठीक है। मैंने खुद भी इसको दोनों को इंटरोगेट किया, जब पता चला तो मुगवी जो है वो ये ज़रूर एक्नॉलेज करता है कि मैंने इसको कुछ पैसे देने हैं ना, पैसों की रकम की जो मिकदार है उसमें ज़रूर फ़र्क है, बट उसने उसको कुछ पैसे देने थे। और इस पैसे लेने के चक्कर में अगवाकारों ने कानून को अपने हाथ में लिया और उसकी दुकान के बाहर से वन फाइन इवनिंग जब वो घर जाने लगा तो उसको अपनी गाड़ी में डाल के अगवा करके नामालूम जगहों पर ले गए। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर पैसे लेने भी हो तो इस तरह से तो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, किसी का लेन देन ज़रूर होता है। तो क्या इसका मकसद ये है या इसका हल ये है कि अगवा कर लिया जाए? कोई इसमें कानून में रियायत है जो अगर किसी ने पैसे लेने हो तो उसको अगवा कर लिया जाए? बिल्कुल जी नहीं, ये अनलॉफुल है और हमने पर्चा भी दर्ज किया और वी आर प्रोसीडिंग दम एज़ पर लॉ। अगर पैसों का लेन देन है तो उसका मुतलका फ़ॉरम है, उसका एक तरीक़ाकार है सिविल अदालत के अंदर। अगवा करना या कानून को अपने हाथ में लेना हरगिज़ अलाउ नहीं है और अनलॉफुल है। उस्मान साहब, नए साल का आगाज़ हो चुका है और गुजरने वाले साल में भी सिटी डिवीज़न की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही और आप इसको सुपरवाइज़ करते रहे। तो इस तरह के केसेस जो लोग समझते हैं कि कानून इसकी शायद इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो अपना हक समझते हैं कि किसी को अगवा कर लेना या किसी को ज़ख्मी कर देना, कुछ ऐसा कर देना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, कोई नए साल के लिए मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अवामुन्नास के लिए यही है कि कानून को अपने हाथ में मत लें और पुलिस इज़ देयर फॉर यू टू असिस्ट। और कोई ऐसा मामला, कुछ इस तरह का केस हो तो पुलिस को इन टाइम इन्फॉर्म करें। और जिन्होंने अगवा वाला करके अनलॉफुल एक्ट किया उनको तो मेरिट पे हम लीगली प्रोसीड कर रहे हैं। कोई किसी का लेन देन का मामला है तो कानून को हाथ में लेना किसी का इख्तियार भी नहीं है, कानून सब के लिए बराबर है और पुलिस इज़ देयर टू हेल्प यू। और पुलिस को अपना समझें ताकि हम माशरे की और कानूनन इस्लाह के लिए और जो भी हम उनकी मदद फैसिलिटेट कर सकें, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। ये था साले 9 का अगवा बराए तवान का पहला केस, जिसके बारे में हमने आपको सारी तफसील दिखाई। अगवाकारों ने किस तरह से एक ताजर को अगवा किया और 40 लाख रुपए की रकम का मुतालबा किया, सब कुछ हमने दिखाया आपको इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।